हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम आर के रुद्रा है और आप सभी अभी देख रहे हैं इतिहास की क्लास। और इतिहास की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या तो सिंधु घाटी की सभ्यता का हम लोग बहुत ही शानदार शानदार हम लोग टॉपिक्स इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप सब लोग को पसंद आ रहा है टॉपिक, जल्दी से जल्दी आप लोग रिप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए कैसे हैं आप सब, सबसे पहले ये बता दो। देखिए, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग अरे भाई नीचे क्यों जाते हो, है ना, हमने नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हम लोग और क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, है ना, सिंधु सभ्यता का हमने दिशा निर्धारण किया था, है ना, कि भौगोलिक निर्धारण किया था कि भाई सिंधु सभ्यता जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में इसकी क्या क्या दिशा है ना। इन सब बातों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं एक क्विक रिवीजन करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग, है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस के लिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने बात किया था उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है और पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंड नदी के तट पे है, जबकि पश्चिम में बलूचिस्तान के यहाँ खुद का गेंडोर है दास्क नदी के तट पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है। सब लोग पहले आप लोग रिवीजन किए हो कि नहीं किए हो, जल्दी से बता दो। क्या आप सबने रिवीजन कर रखा है या फिर ऐसे ही बस राधे राधे करके निकल रहे हैं, है ना। चलिए भाइयों, है ना, राधे राधे करके नहीं निकलना है भाई। ठीक है, आइए। हमने नगर निर्माण योजना की बात की थी और मैंने बोला था कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, कि पश्चिमी टीला किधर है, पूर्वी टीला किधर है ना, और पश्चिमी टीला का मतलब क्या होता है और पूर्वी टीला का मतलब क्या होता है, यहाँ से प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे नगर निर्माण योजना में कि नगर निर्माण योजना में क्या है, तो कहेंगे एकमात्र हड़प्पन स्थल कौन था, चनहुद्रो, जो दुर्ग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। यानी रक्षा दीवारों से घिरा नहीं होने वाला एकमात्र हड़प्पन सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा था, है ना। वेरी गुड, आपने किया था। जो लोग कह रहे हैं नो तो भाई कर लो, है ना। तो कहते हैं एकमात्र स्थल चनहुद्रो था जो दुर्ग की रक्षा दीवारों से नहीं घिरा होने वाला एकमात्र स्थल चनहुद्रो था। वही अगर हम बात करें दुर्ग द्विभागीकरण का, यानी दुर्ग के दो भाग होने का, ऊपरी टीला और निचली टीला होने का, तो कहता है एकमात्र साक्ष्य के रूप में कालीबंगा से प्राप्त होता है कि दुर्ग दो भाग में बटे थे, एक ऊपरी और दूसरे निचली में। एकमात्र कहां से, तो कालीबंगा से। लेकिन वहीं पे हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा जो तीन भागों में बटा था, ऊपरी टीला, निचली टीला और बीच में हो गया मध्य टीला, है ना, तो मध्य भाग। तो ये कुल मिलाकर के तीन भाग था किसका, धौलावीरा का, जबकि दो भाग किसका, काली बंगा का। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो सैंधव सभ्यता की हमने सड़कों की बात की थी कि सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल तो हमने पढ़ ही लिया, वहां पे हमने बात करें कि सड़क कैसी थी, है ना है ना, सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी, घर किस प्रकार से था, वहां की ईंटें कैसी थी। अच्छा, नालियों से बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था टीआरई 1-2 में, है ना, बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखो बहुत कम रेयर बुक में सब क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, कि लकड़ी की नाली के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुए थे, लकड़ी की नाली, है ना। तो आगे हम चर्चा करेंगे। यानी नाली से भी क्वेश्चन पूछता है, सड़क से तो पूछ ही लेगा कि सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को किस कोण पे काटती है, तो कहेंगे सर एक दूसरे को समकोण डिग्री पे, समकोण पे कहेंगे 90 डिग्री पे काटती है, समकोण पर काटती है। इसका मतलब कहाँ, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री पर काटती है। कितने डिग्री पर, तो कहेंगे सर 90 डिग्री पर काटती है। कितनी डिग्री पर काटती है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री पर काटती है। कितनी, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समकोण पे काटती है। सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़कों को क्या कहते हैं, प्रथम सड़क राजपथ कहा जाता था। क्या कहते थे, सिंधु सभ्यता की सड़कों को राजपथ कहते थे। क्या कहते थे, राजपथ कहते थे। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता की जब छोटी सड़कें मुख्य सड़क से जब आपस में जब बड़ी सड़क जा रही थी, उसमें छोटी छोटी सड़कें आकर के मिलती है, उस मिलन को क्या कहते हैं, तो उस मिलन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस। यानी जब कोई बड़ी सड़क जा रही हो इस प्रकार से, है ना, तो कोई छोटी सड़क आकर के
कोई छोटी सड़क आकर के मिल जाए तो इस मिलन को क्या कहते थे? इस मिलन को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। क्या कहते थे? इस मिलन को हम ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा करते थे। ठीक है, आइए वही अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों कि कालीबंगा की सड़कें पक्की थी। कैसी थी? कालीबंगा की सड़कें पक्की, कालीबंगा की सड़कें पक्की सड़क थी। वही सिंधु सभ्यता के सड़कों के दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी। ये सभ्यता इतनी विकसित थी, अच्छा इतनी ये उन्नत कैटेगरी की व्यवस्था थी यहाँ पर सभ्यता में, यानी समकालीन सभ्यता जितनी भी थी, चाहे मेसोपोटामिया कह लो, जो कि नील नदी दजला फरात नदी। अच्छा बताओ, नील नदी के किनारे बसी हुई कौन सी सभ्यता? जल्दी से आप लोग उत्तर दो, जल्दी से आप लोग उत्तर दो कि नील नदी के तट पे बसी, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई थी? जल्दी से इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में, जल्दी से, है ना, इतने लोग आप लोग हो, जल्दी से इसका आंसर दो। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई थी? जल्दी से बताओ। देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हो, है ना, कितना आप लोग खा पका के बैठ गए हो, है ना। चलो आ जाओ, सिंधु सभ्यता को नालियां प्रबंधन, है ना, आइए। सिंधु सभ्यता की नालियों का प्रबंधन, नालियों का, जल्दी से आप लोग आंसर दो। नालियों का प्रबंधन, नालियों का प्रबंधन आपने दिया क्या? मिस्र, मिस्र की सभ्यता, चलो वेरी गुड, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर बसी हुई थी? जल्दी से आंसर करो। चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर बसी थी? चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर थी? चीन की सभ्यता चीन की सभ्यता किस नदी के तट पे थी? जल्दी से बताओ, चीन की सभ्यता किस नदी के तट पे थी? चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर थी? जल्दी से आप लोग आंसर करो। सिंधु सभ्यता में नालियों का प्रबंधन, है ना, आपने आंसर दिया है वांगी। चलो, चीन की सभ्यता वांगी, है ना, पीली नदी उसी को कहते हैं ना। चलिए, है ना, चीनी और पीनी। आइए अगर बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात कर लें कि सर नालियों का प्रबंधन कहे, तो याद रखिए क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का जल निकासी प्रणाली कैसा था? तो कहेंगे सर सिंधु सभ्यता का जल निकासी प्रणाली उत्तम कोटि का था। ऐसा तो कहेंगे सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, सभ्यता का जल निकास प्रणाली, तो जल कैसे निकलेगा? नाली से ही तो निकलेगा, है ना। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, प्रणाली किस कोटि के था? प्रणाली उत्तम कोटि का था। कैसा? तो कहेंगे सर उत्तम, उत्तम कोटि का था। कैसा? उत्तम कोटि का था। जल निकासी प्रणाली कैसा था मेरे प्यारे बच्चों? उत्तम कोटि का था। आपसे पूछेगा कि सर सड़क एवं गलियों के दोनों तरफ पक्की ईंटों की निर्मित नालियां हुआ करती थी। कहां पर हुआ करती थी? तो कहेंगे कि सड़क के दोनों तरफ। कहां? तो कहेंगे सर सड़क के दोनों तरफ, सड़क ही नहीं मतलब सड़क हो गया, गली हो गया, है ना, सड़क एवं, सड़क एवं गलियों के दोनों तरफ। कहां? सड़क एवं गलियों के दोनों तरफ, सड़क एवं गलियों के दोनों तरफ पक्की ईंटों का बना हुआ नाली हुआ करता था। गलियों के दोनों तरफ किसकी हुआ करती थी? पक्की ईंटों का, पक्की ईंटों का नालियां निर्मित हुआ करती थी। पक्की ईंटों का
नालियां निर्मित हुआ करती थी। नालियां निर्मित हुआ करती थी। नालियां निर्मित हुआ करती थी। हुआ करती थी। नालियां निर्मित हुआ करती थी। क्या? तो नालियां निर्मित हुआ करती थी। कौन सी? तो कहेंगे सर पक्की नालियां हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? तो सिंधु सभ्यता में हुआ करती थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लकड़ी से बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य कहां से? तो कालीबंगा से मिलता है। किसका? तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी एग्जाम में है ना। लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित नाली का एकमात्र साक्ष्य, नाली का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किसका साक्ष्य? तो लकड़ी के बनी नाली का। लकड़ी को होल कर देता था और मतलब होता है लकड़ी है ना, उसके बीच से सारा उसका बीच का लकड़ी निकाल दो है ना, सारा मटेरियल निकाल दो तो क्या होल हो जाएगा और वैसा क्या बन जाएगा? तो नाली बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो बोलो, किसी को दिक्कत? चलिए यहां तक किन्हीं को दिक्कत है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हम्म। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट है ना, कि कहाँ से नाली मिल रहा है? तो भाई यहाँ से नाली मिल रहा है। आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं ये क्या है? ये तो हो गया सिंधु सभ्यता की नाली हो गया ना। अगला पॉइंट हम लोग शुरू करने वाले, अगला बिंदु है ना। अगला क्या है? तो कहेंगे इससे पहले क्या था? अच्छा, ये नगर निर्माण योजना था है ना। आइए, ये नगर था। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? भवन निर्माण, सिंधु सैंधव सभ्यता का भवन निर्माण योजना। सैंधव सभ्यता का सैंधव सभ्यता का भवन निर्माण योजना। भवन निर्माण, भवन निर्माण योजना, सिंधु सभ्यता का भवन निर्माण योजना। यानी यहां सिंधु सभ्यता में लोग भवन का निर्माण किस प्रकार से करते थे? भवन यानी अपने अपने घरों का निर्माण कैसे हुआ करता था, घर का निर्माण कैसे करते थे। ठीक है, तो कहते सर घरों का सबसे पहले बताइए कि साइज कैसा रहता था, घर देखने में कैसे लगते थे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग यही लिखेंगे कि घरों का आकार कैसा था। तो कहें सर सिंधु सभ्यता में घरों का, ये किसकी बात हो रही है? सिंधु सभ्यता की। घरों का जो आकार था मेरे प्यारे भाइयों, घरों का जो ओहो घरों का जो आकार था ये कैसा हुआ करता था? तो कहेंगे सर घरों का आकार जो था वो आयताकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था जी? तो सर आयताकार हुआ कर, घरों का आकार आयताकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आयताकार हुआ करता था। घरों का आकार कैसा? आयताकार हुआ करता था।
वहीं अगर हम बात करें कि घर का आकार तो हो गया, तो सर आयताकार, जब घर का आकार हम इस प्रकार से बना दिए तो इस घर में क्या होता था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस घर में आज भी उतने बहुत सारे घर में, आज मोदी जी चालू किए है ना, जब मोदी जी 14 में आए तो जाके शुरू किए थे हर घर शौचालय, है ना, हर घर शौचालय। इंदिरा गांधी जब थी तो बोले भाई, है ना, इंदिरा आवास देना शुरू किए थे। मोदी जी आए तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुआ, है ना। फिर मोदी जी एक कदम और आगे बढ़ गए, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि भाई हर घर शौचालय की बात करेंगे, हर घर में शौचालय होना चाहिए। बताओ, हर घर में नल जल सुविधा होनी चाहिए। तो भाई ये आज इतना साल बाद आज भी हम लोग शौचालय की बात कर रहे हैं कि हर घर में होना चाहिए, नल जल होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, किचन अलग से होना चाहिए। आज भी घरों में किचन की व्यवस्था नहीं मिलती है। जबकि आज से पहले की अगर सभ्यता को देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभ्यता में क्या क्या हुआ करता था घर में। तो कहेंगे सर लगभग प्रत्येक घर में, है ना, लगभग प्रत्येक घर में, ठीक है ना, लगभग लगभग प्रत्येक घर में, लगभग प्रत्येक लगभग प्रत्येक घर में एक, प्रत्येक घर का लो, मकान का लो, भवन का लो, जो एग्जाम में रहे वो कर लेना, मैं घर लिख दिया हूं, उसको समझिए, है ना। प्रत्येक घर में एक आंगन, क्या हुआ करता था कि एक आंगन, मेरे पुराना जब दादी माँ रहा करती थे ना, तो वहां मेरे घर में एक आंगन था। आंगन के बीच में एक थोड़ा साइड में कॉर्नर पे तुलसी जी का पौधा रहता था, उसमें बीच में झंडा गड़ाता था, है ना, क्या उसको रामनवमी वाला, है ना, होता था। तो एक आंगन का व्यवस्था होता था। इतना ही नहीं, एक रसोईया, स्नानागार, एक आंगन, है ना, एक रसोईया घर, रसोई घर, रसोई, एक रसोई घर, और क्या, तो एक स्नानागार, स्नानागार यानी वॉशरूम, जिसको कहता है ना बाथरूम, है ना, बाथरूम, बाथरूम बनेगा स्नान घर, है ना, एक स्नानागार हुआ करता था। और लगभग मान के चलो कि मतलब अधिकांश घरों में कुएं मिलते थे, है ना, एवं अधिकांश घरों में कुएं, एवं अधिकांश घरों में, अधिकांश, शिक्षा क्यों हो रहा है ना, एवं अधिकांश घरों में क्या मिलता था, अधिकांश अधिकांश घरों में कुएं की व्यवस्था थी। कुएं की क्या थी? तो कहेंगे सर कुएं की व्यवस्था थी, कुएं की व्यवस्था थी अधिकांश घरों में, है ना। मतलब आज भी, मतलब देखो, एक घर में क्या क्या रहता है, एक घर है, घर में आंगन हो गया, है ना, आंगन के बगल में, और आंगन ऐसे हो गया बीच में, जैसे ऐसे घर होता था, ठीक है ना, ऐसे घर हो गया। अब बीच में क्या था, बीच में आंगन छूट गया, इसके अगल बगल कमरे रह जाते थे, है ना, अग्नि कोण में रसोईया बन जाता था, है ना। इधर और कौन सा, जो ज्योतिषी वगैरह होंगे बताएंगे कि कौन सा कमरे में क्या होना चाहिए, है ना, कि फिर एक रूम में आपका रसोईया घर मिल गया, एक रूम स्नान घर हो गया, है ना, वहां पर बाल्टी से बाहर से पानी ला करके स्नान कर लिया करते थे, है ना, खाना बनाने के लिए हो गया। लेकिन अधिकांश घर में कुएं होते थे, लेकिन कुछ घर थे जो जिसके घर में कुआं की व्यवस्था नहीं थी, है ना। अच्छा, आज भी देखते हो कि हिंदू धर्म में देखो, ऐसा आप लोग को रिवाज आप देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, मृतक व्यक्ति होता है, तो गांव में कहाँ जाकर के, नदी में जाके उसको जला देते हैं, है ना, नदी ही जलता है ना। हाँ, यूपी वाले तो जैसे जो काशी में जलते हैं, तो वो लोग सब मणिकर्णिका घाट लेके पहुंच जाते हैं ना, उनका तो बात ही अलग निराला हो गया है ना। उसके अलावा अगर मैं अपने बिहार की बात को, जो गया जिला में जिनका मृत्यु होता है, सब गया जी आकर के सबको फूंक देते हैं उधर, है ना, तो वो अलग प्रक्रिया हो गया है ना। जिसको धाम में जिसको जलना होता है, धाम में क्या, सब दिन कुकर्म करेगा, धाम में जल के कौन और मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो कर्म बढ़े पहले बढ़िया कर लो। तो मेरे गांव तरफ क्या होता है, नदी किनारे फूंक दिया, और उसके बाद 12-13वां दिन होता है, तो फिर क्या होता है, पीपल में जल डलाता है। जब पीपल में जल डलाता है तो फिर सबको स्नान होता है, वहां से पानी ला करके पीपल में जल डालना होता है। तो ये जो एक सामूहिक स्नान घर होता है ना, तो सामूहिक स्नान घर की व्यवस्था हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और सबके घर में भी व्यवस्था थी स्नान करने, लगभग में ऐसा था। देखो आज भी सबके घर में नल जल योजना है कि नहीं है, लेकिन शायद ही कुछ वैसे गरीब लोग हैं जिसके घर में नल जल योजना नहीं है ना। मैं अपने गांव की बात करूं तो अभी मेरे गांव में इतनी बड़ी आबादी मेरे गांव की है, लेकिन अगर मैं बात करूं, बहुत कम लोगों के पास में टंकी मिल जाएगा, नल जल मिल जाएगा, है ना, बहुत कम। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के पास तो है ही नहीं।
5% लोग के पास, 5% ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, एक दो, मतलब हाँ 5% राउंड फिगर लेके चलो, 5% मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, 5 से 10% चलो ले लेते हैं ना, 5 से 10% लोग के पास ही केवल नल जल की सुविधा है, बाकी के पास है ही नहीं। बाकी क्या करता है, बाकी चापाकल हैंडपंप चला रहा है, वहां से लेके आ रहा है, बाहर से पानी ढो के आ रहा है। हम लोग घर भी पहले वही किया करते थे, ठीक है। तो ये व्यवस्था है, आज भी लोग, मतलब सोच लो, ये 2500 साल पहले की डेवलप है, आज 2000 चला, तो 2500 2000 कितना हो गया, 4500 साल पहले की घटना है, लगभग 5000 साल पहले की घटना है। और आज तक हम लोग उतना डेवलप नहीं हो पाए जितना ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले आज से 5000 साल लगभग पहले हुआ करते थे, ठीक है। आइए वही अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो देखो ये लोग कितना, हम लोग अभी इन लोग से पीछे हुए हैं कि नहीं है, बताओ। और हम लोग अभी भी तुलना करते हैं, भाई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ला के क्या करोगे, है ना। चलिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मोहन जोदड़ो और कालीबंगा ये दो ऐसे क्षेत्र थे। कौन कौन, मोहन जोदड़ो, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। मोहन जोदड़ो एवं कालीबंगा, मोहन जोदड़ो एवं कालीबंगा के प्रत्येक मकान में कुआं हुआ करता था। कालीबंगा के प्रत्येक मकान में, प्रत्येक मकान या घर में कुएं की व्यवस्था थी। कुएं की क्या थी, कुएं की व्यवस्था थी। किस घर में कुएं की व्यवस्था थी, तो कहेंगे सर प्रत्येक मकान में कुएं की व्यवस्था थी। कहाँ व्यवस्था थी, तो हर घर में, कहाँ पे, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में, तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये दो ऐसे थे जहां पर प्रत्येक मकान में क्या था, तो आपको कुएं की व्यवस्था थी। सर यहाँ का और भवन कैसा हुआ करता था, तो यहाँ का जो भवन हुआ करता था लगभग 2 या 3 मंजिला हुआ करता था। मकान या घर, याद रखिएगा, मकान या घर 2 या 3 मंजिला हुआ करता था, 3 मंजिला हुआ करता था, 2 या 3 मंजिला हुआ करता था, 2 या 3 मंजिला हुआ करता था। कौन हुआ करता था जी, तो कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करता था सर। वहीं अगर बात करें कि 2 3 मंजिला हो गया, तो सर मंजिला हो गया तो चढ़ेंगे कैसे, सीढ़ी चाहिए, छत चाहिए चढ़ने के लिए। तो जानकर आपको आश्चर्य होगा, छत जो हुआ करता था ना वो लकड़ी का हुआ करता था, और चढ़ने वाली सीढ़ी वो ईंटों का बनता था। ये मेरे घर का साक्ष्य है, मेरे घर में ऐसा ही है ना। जब मैं छोटा था ना, जब मैं अपने पिताजी के मौसी के यहाँ रहा करता था, मैं अपनी दादी के यहाँ, मतलब मैं अपनी दादी की बहन के यहाँ रहा करता था, है ना। तो वहाँ पे घर डिट्टो ऐसा ही था, है ना। जो चढ़ने वाला था ना वो ईंटा का बना हुआ था, ऐसे ईंटों को जोड़ जोड़ करके सीढ़ी बना हुआ था। और जब छत पे जब चढ़ते थे ना, तो वो पूरा ऐसे धरनी, बड़े बड़े तार का पेड़ होता है ना, उसको काट करके या फिर ऐसे बीच से काट दिया, उसको ऐसे से दे दिया, उसको प्रॉपर से बांस के दे दिया, और मिट्टी उट्टी डाल के, मतलब इस तरह से मिट्टी का बना होता था, मतलब लकड़ी का बना हुआ होता था बेसिकली, है ना। तो ये लकड़ी का हुआ करता था। वहीं अगर हम बात कर लें, अरे वही अगर हम बात कर लें, ये लकड़ी का हुआ करता था, है ना। वही अगर हम बात करें तो यही सेम, ये कहाँ से कल्चर चलते आ रहा, तो पुराने कल्चर चलते आ रही थी पहले वाली, है ना। तो वही कह रहे हैं कि सर छत कैसा, तो मकान का छत कैसा रहता था, तो कहेंगे कि मकान का जो छत रहता था, मकान या घर का जो छत था, घर का छत किसका था, याद रखिएगा, लकड़ी का हुआ करता था। छत लकड़ी का, लेकिन लेकिन सीढ़ी चलने के लिए, है ना, लेकिन सीढ़ियां जो हुआ करती थी, लेकिन सीढ़ियां किसकी हुआ करती थी, ईंटों का हुआ करता था। लेकिन सीढ़ियां किसका हुआ करता था, तो कहेंगे ईंटों, अरे भाई
लेकिन सीढ़ियां जो हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों किसकी, तो कहेंगे लेकिन सीढ़ियां जो हुआ करती थी वह ईंटों का हुआ करता था, ईंटों का हुआ करता था, ईंटों का हुआ करता था। बोलो किन्हीं को कोई दिक्कत? और अगर हम बात कर लें तो सबको बोलो, यहां तक सबको क्लियर है? सभी लोग जल्दी से बोल दो कि सर क्लियर है। हटो, चलिए जल्दी से बताओ आप लोग क्लियर है। इसके बाद अब बताओ घर के दरवाजे की खिड़की कहाँ खुलती थी? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घर के दरवाजे की खिड़कियां कहाँ खुलती थी। तो याद रखिए घर के दरवाजों की खिड़कियां मेन रोड की तरफ नहीं बल्कि गली की तरफ खुलता था। लेकिन एकमात्र ऐसा घर था, एकमात्र लोथल, एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर उसकी घर के दरवाजे की खिड़कियां और दरवाजे गली की तरफ ना खुल के मुख्य सड़क यानी मेन सड़क पर खुलता था। ये किसका एकमात्र स्थल? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जिसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे? तो एकमात्र स्थल लोथल। कुछ भी रहे ऑप्शन में देना नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे कि घर के दरवाजे एवं खिड़कियां, घर के दरवाजे एवं खिड़कियां तो एक ही लाइन में मेंटेन कर देने के प्रयास करते हैं ना। तो कहेंगे सर घर के दरवाजे एवं खिड़कियां, घर के ये क्वेश्चन दरवाजे एवं खिड़कियां, घर के दरवाजे एवं खिड़कियां कहाँ हुआ खड़ा? तो घर के दरवाजे एवं खिड़कियां गलियों की तरफ खुला करते थे। खिड़कियां कहाँ खुलते थे? तो कहेंगे सर गलियों की तरफ खुलते थे, गलियों के तरफ खुलते थे, खुलते थे। लेकिन एकमात्र स्थल, लेकिन एकमात्र स्थल लोथल, एकमात्र स्थल लोथल जिसके घर के दरवाजे एवं खिड़कियां, लोथल जिसके घर के दरवाजे, जिसके घर के दरवाजे, जिसके घर के दरवाजे एवं खिड़कियां, दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुला करते हैं, मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। कहाँ खुलते थे? इन इतना तो, इतना का या फिर लकड़ी का भी बन, चलो बोलो किन्हीं को दिक्कत है? अब बोलो एक बार आप लोग जल्दी से इसको पढ़ लो, भवन निर्माण योजना जल्दी से पढ़ो, पढ़ लो। चलिए चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको एक बार क्विकली जरा देख लो। हमने क्या बोला? सिंधु सभ्यता की नाली का प्रबंधन। तो कहें सर नालियों का प्रबंधन सबसे उत्तम कोटि का यहाँ का नाली का प्रबंधन था। और अगर बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लकड़ी के नाली के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, लेकिन बहुत कम रेयर बुक में जो है आपको ये सब जो है मिलता है, ठीक है। तो है ना, तो नालियों का अगर बात करें लकड़ी के नाली का साक्ष्य कहाँ से, तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। वहीं फिर हमने बात कर सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण योजना के बारे में बात करते हैं। जब निर्माण योजना की जब हम बात करते हैं
तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर भवन निर्माण योजना की जो हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर घरों का आकार कैसा है, तो सर घरों का आकार कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे सर घरों का आकार जो है वो कैसा, तो कहेंगे सर आयताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, घरों का आकार कैसा होगा मेरे प्यारे बंधु, तो कैसा होगा, आयताकार हो जाएगा। वही लगभग प्रत्येक घर में क्या हुआ करता था, तो कहेंगे सर एक आंगन हुआ करता था, रसोईया घर हुआ करता था, स्नानागार होता था, और अधिकांश घरों में क्या हुआ करते थे, तो सर अधिकांश घरों में कुएं की व्यवस्था हुआ करती थी। किसकी, कुएं की व्यवस्था हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये दो ऐसे स्थल है जहां पर इनके प्रत्येक घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से भी पूरा कुआं के साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से भी कुएं के साक्ष्य मिले, यानी ये दो स्थल ऐसे थे जिनके हर घर में कुआं था। इसका मतलब ये दो स्थल ऐसे थे जहां के लोग बड़े पैसे वाले हो सकते, तभी तो हर घर में कुआं है, शौचालय है ना, स्नानागार है, सब व्यवस्था था ये लोग करके रखा हुआ था। ठीक है, वही बात करें कि मकान कितने मंजिल, तो कहेंगे सर यहाँ के मकान जो थे वो 2 मंजिला या फिर कितने, 3 मंजिला हुआ करता था। तो जब 2 और 3 मंजिला होगा तो चढ़ेंगे सर कैसे, मिसैनी सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे। तो सीढ़ी कैसा हुआ, तो आज तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की सीढ़ी वगैरह आ गया ना, लेकिन चढ़ने के लिए परमानेंट कैसे सीढ़ी, तो सर छत तो हुआ करता था, किसका, लकड़ी का छत हुआ करता था। लेकिन अगर बात करें चढ़ने के लिए व्यवस्था किसकी बनी थी, तो चढ़ने के लिए व्यवस्था किसका था, तो ईंटों का बना हुआ था, है ना, ईंटों का बना हुआ था। वही अगर बात करें, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से जो वीवीआई जो रहेगा, ये वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा। जहां मैं टिक आउट कर रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अरे ये लाइन तो आपको दिक्कत पैदा कर देगा, है ना। चलो मैं इसको वीवीआई करके लिख देता हूँ। चलो आप लोग अपने में वहां पर लिख देना वीवीआई, ठीक है, मेरे पास स्पेस का अभाव है, ठीक है। चलो इसके बाद हम करते हैं कि सर इसके बाद क्या होगा, तो सर इसके बाद हम बात करते हैं ईंटों का साइज हम पता करेंगे कि सर बताइए घर बनाएंगे तो घर क्या बिना ईंटों का बनेगा, तो ईंटों का भी आकार वगैरह कुछ होता होगा, तो कहेंगे हाँ सर इसका ईंटा भी हुआ करता था। तो ईंट कैसा होगा, तो कहेंगे सर सैंधव सभ्यता की ईंटें, है ना, सैंधव सभ्यता की ईंटें, की ईंटें। सिंधु सभ्यता की ईंटें कैसी हुआ करती थी, तो कहेंगे सर सिंधु सभ्यता की जो ईंटें हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी। तो मेरे प्यारे बंधुओं जरा ध्यान से देखेंगे कि सर सिंधु सभ्यता की जो ईंटें हुआ करती थी उनका आकार क्या था, तो कहेंगे सर ईंटों का आकार जो था, याद रखेंगे ईंटों का आकार कैसा था, तो कहेंगे सर ईंटों का जो आकार था वो कैसा था, तो कहेंगे सर चतुर्भुजाकार था। चतुर्भुजाकार समझ, चतुर्भुज में था, है ना, कैसा था, तो कहेंगे सर चतुर्भुजाकार था। चतुर कैसा था, तो कहेंगे सर चतुर्भुजाकार था। कैसा, तो कहेंगे सर चतुर्भुजाकार था। कैसा था, तो कहेंगे सर चतुर्भुजाकार था। ईंटों का आकार कैसा, तो ईंटों का आकार कैसा था, तो कहेंगे सर चतुर्भुजाकार था। वहीं यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि ईंटों का अनुपात क्या था, क्या पूछ लेगा कि ईंटों की आकार का अनुपात क्या था, क्या पूछेगा, आकार का अनुपात क्या था। आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बंधुओं कि ईंटों के आकार का अनुपात क्या था, तो कहेंगे सर 4:2:1। कितना, 4:2:1, लंबाई चौड़ाई मोटाई। अनुपात कितना था, तो कहेंगे सर अनुपात जो था वो लंबाई चौड़ाई, समझ जाओगे इतना में, और फिर क्या था, चौड़ाई, और फिर क्या था, तो कहेंगे सर मोटाई। ठीक है, मोटाई की मोटाई, मोटाई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर लंबाई कितना था, तो 4 सेंटीमीटर, ये सब सारा सेंटीमीटर के खेला है, ठीक है, कितना 4 सेंटीमीटर था। चौड़ाई कितना, तो कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर में था। और मोटाई कितना, तो कहेंगे सर मोटाई 1 सेंटीमीटर था। यानी इतनी कम कम मोटाई कितनी, तो कहेंगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ईंटों का आकार का अनुपात लंबाई चौड़ाई और मोटाई 4:2:1 में था, है ना, मोटाई में था। यानी इसका जो अगर पूछे कि सर इसका आकार का रेशियो क्या था, तो कहेंगे सर इसका जो आकार का जो रेशियो था मेरे भाई, ये क्या था,
तो कहेंगे सर इसके आकार का जो रेशियो था ये क्या था, तो कहेंगे 4:2:1। याद रखिएगा 4:2:1। लंबाई यानी 4 कैसा, तो कहेंगे सर ये 4 ये कैसा होता, 4 ऐसा लंबा हो गया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। और मोटा यानी कितना, तो मोटा यानी कहते हैं, ठीक है, ये ज्यादा हो गया। 1 सेंटीमीटर वाला मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वाला मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया 1 सेंटीमीटर वाला हो ही जाएगा। मतलब पतली पतली ईंटें हुआ करती थी, है ना। और लंबी लंबी, लंबी मतलब 4 सेंटीमीटर कितना हुआ, 3, और 4 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर, है ना। 4:2:1 से इतनी छोटी छोटी ईंटें हुआ करती थी। और ये कैसी बनती थी, तो याद रखिएगा यहीं पर से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताओ कि अनुपात तो इतना हो गया, तो सबसे बड़ी ईंटों का साक्ष्य कहां से मिला। तो सबसे बड़ी ईंटों का जो साक्ष्य मिलता है ये कहां से मिलेगा, तो सर मोहनजोदड़ो से मिलेगा। सबसे बड़ी ईंटों का साक्ष्य, सबसे बड़ी ईंटों का, सबसे बड़ी ईंटों का साक्ष्य कहां से, तो कहेंगे सर मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है सबसे बड़ी ईंटों का साक्ष्य कहां से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। लेकिन इतना ही नहीं, एकमात्र साक्ष्य आपको ईंटों का मिल जाएगा, एकमात्र साक्ष्य मिल जाएगा वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहां से। तो याद रखिएगा कि सर वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहां से मिलेगा, तो कहेंगे सर वक्राकार ईंटों का साक्ष्य जो है आपको चनहुदड़ो से प्राप्त होता है। कहां से, चनहुदड़ो से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए यहां तक क्लियर है। हाँ, एक थोड़ा डाउट, सेंटीमीटर इसको हटा दो, सेंटीमीटर ना रहने दो, सेंटीमीटर छोड़ दो, सिर्फ 4:2:1 रहने दो। सेंटीमीटर में ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा। आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, 4:2:1 और 1:1। ये सिर्फ याद रखो, सेंटीमीटर वाला याद मत रखो। चलो आगे देखिएगा। क्या पूछने वाले थे, हाँ चलो ठीक है। ये ईंटें मिल गई, तो कहेंगे सर ईंटों को जोड़ने की क्या, तो कहेंगे सर ईंटों को जोड़ने की पद्धति क्या कहलाती थी, तो कहेंगे सर इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं उसको, है ना। या फिर ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है ना। चलिए, तो कहेंगे सर ईंटों को जोड़ने की पद्धति को क्या कहते थे, तो कहेंगे सर ईंटों को जोड़ने की पद्धति, ईंटों को जोड़ने या चिनाई, जोड़ने को ही क्या कहते हैं, एक और इसका शब्द है चिनाई। तो चिनाई समझ जाओगे अगर कभी लिखा रहेगा तो, चिनाई, ईंटों को जोड़ने या चिनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से हुआ करती थी। किस पद्धति से, तो कहेंगे सर इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, इंग्लिश इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से हुआ करता था, हुआ करता था। जो वर्तमान में भी सबसे मजबूत तरीका यही रहता था, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। तो याद रखिएगा कि ईंटों को जोड़ने का
मतलब एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से पूछा हुआ है कि वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। वक्राकार, है ना, आजकल लोग अब वक्राकार ईंटें बनाते नहीं है ना, वक्राकार ईंटों का साक्ष्य, हाँ बनता है ना, अभी भी बनता है डिजाइन बनाने के लिए ना। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा वक्राकार ईंटों का साक्ष्य जहां से डिजाइन वगैरह कहाँ से मिलता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी, है ना, कि डिजाइन सजाने वाली वस्तुएं कहाँ से, तो चनहुदड़ों से। ठीक है, वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से, तो कहेंगे सर चनहुदड़ों से। यहीं से आपको लिपस्टिक, पाउडर, काजल के साक्ष्य आपको मिलेंगे। ठीक है, चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहेंगे सर चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है जी, तो कहेंगे सर वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले। ठीक है, क्या लिख रहे हो, चनहुदड़ों। ठीक है, वेरी गुड। याद रखिएगा जितने भी सजाने वाली जो सामान है ना, जितना आपको सजावट वाली वस्तु मिल जाएगी, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे पाउडर हो, चाहे काजल हो, चाहे डिजाइनिंग वाली वस्तु मिल जाए, है ना, ये सब आपको चनहुदड़ों में मिलेगा। कहाँ, चनहुदड़ों में मिल जाएगा। ठीक है, चलो बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का समझ में आ गया कि भाई ईंटें यहाँ पर किस प्रकार से हुआ करती है। वही अगर हम बात करें, इस तरफ आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के अन्नागार की अगर बात कर लें, सैंधव सभ्यता के अन्नागार, सैंधव सभ्यता के अन्नागार, सैंधव सैंधव सभ्यता के अन्नागार के अन्ना, सिंधु सभ्यता के अन्नागार। अब अगर बात करें सिंधु सभ्यता के अन्नागार की, अगर बात करें सिंधु सभ्यता में अन्नागार की व्यवस्था कैसी थी। अन्नागार क्या होता है, जरा कुछ लोग जो लोग जानते हैं बताओ जल्दी से, अन्नागार क्या होता है। स्नानागार समझ में आया है, अन्नागार क्या होता है। अन्नागार का मतलब होता है अनाज रखने की, है ना, हाँ लड़कियों का मेकअप, है ना। अन्नागार का मतलब लड़कियों का मेकअप नहीं, अन्नागार का मतलब होता है अनाज रखने की जगह, अनाज जहां रखा जाता, अन्नागार, है ना, जहां पर अनाज रखा जाता है। जिसे आप गांव में देखते होंगे ना, कोठी नाम सुने हो, कोठी, गांव में घरों में होगा, गांव में अगर आपका घर होगा तो देखे होंगे ना। शहरों में भी कोठी वगैरह रखा करते, शहर में कहीं कोठी रखता है, लेकिन गांव में लोग रखते हैं। तो कुछ लोग कोठी जो है ना, अनाज जैसे चावल हो गया या गेहूं, खास तौर पे इस तरह से कोठी बनाते हैं ना। और गांव में इस तरह से होता है ना, ढक्कन बना देता है, फिर एक छोटा सा यहाँ पर होल दे देता है ना, एक छोटा सा क्या देता है, एक छोटा सा यहाँ पर होल रहता है ना, इस प्रकार से। ठीक है, और ये होल में फिर क्या करता है, ऐसे करके कपड़ा यहाँ पर डाल करके बंद कर देता है इसका मुख। जब इसको कभी कुछ निकालना होता है ना व्यक्तियों को, तो क्या करता है, कुछ नहीं, इसको सिर्फ ऐसे हटा देता है। और यहाँ से क्या करता है, यहाँ से सारा अनाज क्या होता है, यहाँ पे पूरा अनाज यहाँ तक टुप टुप भरा हुआ रहता है, तो इससे हर हर अनाज क्या होता है, गिरना, यहाँ से अनाज गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर जो है ना बगल में टब वगैरह रख करके अनाज को रख लेते हैं लोग, है ना। तो ये अन्नागार एक प्रकार से क्या होता था, अन्नागार हुआ करता था। ठीक है, ये अच्छा, जहाँ मैं वर्तमान में हूँ ना, तो इधर उधर से उधर क्या कहते हैं, उधर कोठरी, कोठी तो रूम को कहते हैं, कोठरी रूम को कहते हैं, कोठी हम लोग, मेरे गांव में कोठी उसको कहता है ना। अलग अलग जगह जहाँ मैं वर्तमान में हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं भी वर्तमान में चंपारण में हूँ। तो चंपारण में देखते हैं लोग घर के बाहर इस ऐसे मतलब रखते हैं, और फिर ऊपर से इस पर छतरी टाइप के बना देते हैं ना, इधर वाले लोग, इधर वाले लोग जो है ना इस तरह से छतरी बना देते हैं। अब इससे क्या होता है ना, वर्षा वगैरह से छुटकारा इसको मिल जाता है, बारिश वगैरह हुआ तो नहीं भीगता है। मेरे गांव में ऐसा क्या ना, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली हूँ। ठीक है, तो नवादा गया जिला में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, इस पर गांव में घर में, है ना, घर के रूम के भीतर, रूम है ना भीतर में, रूम के एकदम अंदर में ऐसे बना के लोग रखते हैं, है ना। बाहर में रखे तो चोरी हो जाए, पूरा कोठी एक ही दिन में चोरी हो जाए पूरा माल, है ना इसका। तो इधर के लोग ऐसे करके रखते हैं जहां मैं हूं वर्तमान में। तो इसी को कहते हैं अन्नागार। सबको समझ में आ गया अन्नागार क्या होता है ना। चलिए आइए, अब अन्नागार की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अन्नागार की अगर बात करें तो अन्नागार कैसा होता है, समझ में आ गया अन्नागार क्या होता है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर अन्नागार मिला है तो इसके साक्ष्य हो गई। तो कहेंगे सर अन्नागार के साक्ष्य जो है, अगर बात करें कि सर अन्नागार के साक्ष्य कैसे हैं, तो कहेंगे सर अन्नागार के अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं निम्नलिखित में से। अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न उठता है सर कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए मेरे प्यारे बच्चों कहां से? आइए देखते हैं कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अन्नागार के जो साक्ष्य मिले हैं कहां से मिले हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अन्नागार के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहां से मिले हैं? तो सबसे जरूरी बात कि अन्नागार के जो साक्ष्य मिला है ये कहां से मिला है? तो कहेंगे सर हड़प्पा से मिला है। सर गुरुजी क्या लिखे हो? गेहूं वाली। सर ये तो सर गेहूं वाली टंकी बना रहे हैं। हाँ हाँ गेहूं वाली टंकी है ना, लोहे का बड़ा ड्रम होता है जिसे बोलते हैं कोठरी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मतलब शहर में थोड़ा सा लोग हो गया ना, एडवांस टेक्नोलॉजिया हो गया ना, लोग टेक्नोलॉजिया हो गए हैं तो यहाँ हाँ अब लोग पित क्या बनता है इसका? इसका कोठरी बनता है, अरे नहीं इधर स्टील का बनने लगा है ना। आ जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा सर हड़प्पा हो जाएगा, है ना, हड़प्पा हो जाएगा। दूसरे में सर मोहन जोदड़ो, डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दो है ना, बड़ा सुंदर लगता है। मोहन जोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन जोदड़ो हो जाएगा। मोहन मोहन जोदड़ो हो जाएगा। ठीक है। और वही अगर हम बात करें तीसरे स्थान पे, अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। क्या हो जाएगा? लोथल और क्या हो जाएगा चौथे में? तो कहेंगे सर कालीबंगा। कालीबंगा। ठीक है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां से क्या हुए हैं? जहां से सर साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किसके साक्ष्य मिले हैं? तो कहेंगे सर अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो अन्नागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कहेंगे सर अन्नागार के जो साक्ष्य मिले हैं इन इन जगहों से मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इन क्षेत्रों से क्या मिला है? तो कहेंगे सर इन क्षेत्रों से क्या मिला हमें? तो इन क्षेत्रों से हमें हमें क्या मिला है? तो कहेंगे सर इन क्षेत्रों से हमें साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। किसका? तो कहेंगे सर कोठी का, जिसको है ना अन्नागार को, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। वहीं अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, वहीं अगर हम बात करें दूसरे बिंदु की, अगर हम बात करें तो दूसरे बिंदु क्या हो जाएंगे? तो दूसरे बिंदु हो जाएंगे कि अब ये जो मैंने अभी बताया कि मेरे यहाँ गांव के भीतर, मेरे यहाँ रूम के भी भीतर, घर में नहीं रूम के भीतर एकदम अंदर में, एकदम कोली एकदम कोठरी, एकदम कॉर्नर रूम में जो एकदम रखा था वैसे रखाते थे। अभी मैं चंपारण में, चंपारण के लोग जब मैं यहाँ से निकल रहा था कभी गाँव के लिए, तो जब मैं जा रहा था देखिए घर के बाहर लोग क्या रखते, तो यहाँ के लोगों से पूछा कि भाई ये लोग क्या रखे हुए हैं यहाँ के लोग, तो बोले कि सर यहाँ ना मतलब सब अनाज वगैरह रखते हैं। हम कि अच्छा ऐसे ही खुले? बोले हाँ ऐसे सबके यहाँ ऐसी, अब सबके यहाँ है तो कैसे कोई चोरी होगा, है ना? जब सबका दरवाजा खुला हुआ है तो चोरी कहीं नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एक के यहाँ भी ताला लग गया तो चोरी किसी के यहाँ भी हो सकती है। ठीक है आइए चलिए, तो सबका भाई रखा रखा रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तो कहते हैं सर दुर्ग के बाहर नदियों के तट पर, है ना, अन्नागार हुआ करता था, है ना। कहाँ? तो कहेंगे सर दुर्ग के बाहर हुआ करता था अन्नागार। कहाँ? कहेंगे सर अन्नागार, अन्नागार कहाँ? तो कहेंगे सर दुर्ग के बाहर एवं नदियों के तट पर, एवं नदियों के एवं नदियों के एवं नदियों के तट पर हुआ करता था। नदियों के तट पर हुआ करता था, हुआ करता था। लेकिन अब यहीं पर लग गया है बट। क्यों? क्यों बट हो गया? याद रखिए, बट, बट यानी लेकिन, है ना।
लेकिन मोहनजोदड़ो में दुर्ग के अंदर, लेकिन एकमात्र स्थल मोहनजोदड़ो, लेकिन एकमात्र स्थल मोहनजोदड़ो एकमात्र स्थल मोहनजोदड़ो जहां अन्नागार, कहाँ रहते थे? अन्नागार दुर्ग के अंदर हुआ करते थे। अन्नागार दुर्ग के अंदर हुआ करते थे। दुर्ग की दुर्ग के अंदर हुआ करते थे। अंदर हुआ दुर्ग के अंदर हुआ करते थे। अब बताइए, बाकी तो सब जगह ठीक है, लेकिन यहां पर अन्नागार कैसा हुआ करता था? तो दुर्ग के अंदर हुआ करता था। कहाँ? दुर्ग के अंदर हुआ करता था। देख रहे हैं? यानी इन क्षेत्रों में अन्नागार, बाकी जगहों तो ठीक है, बाकी जगह तो ठीक है, लेकिन यहां पर अन्नागार कैसे हुआ करता था? दुर्ग के अंदर हुआ करता था। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आएगा कि सर लकड़ी उकड़ी का भी था क्या? हाँ जी, मैंने तो अपने गांव में बताया कि मेरे गांव में मिट्टी का बना था, है ना। मेरे गांव में नवादा डिस्ट्रिक्ट में, नवादा जिला, गया जिला में लोग मिट्टी के बनाते हैं। थोड़ा लोग मॉडर्न में आए तो स्टील का बनाना शुरू की, लेकिन अभी भी मैं जो चंपारण की है ना, गांधी जी चंपारण जानते हो ना, चंपारण, चंपारण में हूँ, तो चंपारण के लोग अभी भी जो है ना यहाँ पर लकड़ी के बनाते हैं। किसके बनाते हैं? लकड़ी के। मेरे गांव में मिट्टी का, यहाँ के लोग लकड़ी के। थोड़े शहर में औजरी चले जाओ, वैरायटी में आप लोग, अब तो गांव में मिलने लगा है, तो किसके बने लगे हैं? स्टील वगैरह के बनने लगे हैं। आप लोगों ने भी बोला कि सर स्टील के बने होते हैं ना, तो स्टील के बनने लगे हैं। तो अब बताओ, स्टील के बने, उसमें ताला वाला व्यवस्था सब दिया स्टील वाला में कि भाई चोरी ना करेगा कोई अनाज तुम्हारा, स्टील ही काट दे, तब क्या करोगे? उसने स्टील में कैसे करेगा, है ना, एक खरोंच मारेगा पूरा, मतलब मजबूत स्टील रहेगा तो कैसे होगा? टाटा स्टील है चलो, तो अगर मजबूत रहेगा तो अलग बात है ना। तो लकड़ी से बना अन्नागार का एकमात्र साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। तो ये लिखिएगा, लोथल से लकड़ी का बना ऐसे नहीं, एकमात्र कर देने से क्या होता है ना, पुष्टि हो जाती है। एकमात्र स्थल, एकमात्र स्थल लोथल से, एकमात्र स्थल लोथल से लकड़ी का बना अन्नागार प्राप्त हुआ। लकड़ी का बना अन्नागार प्राप्त हुआ। अन्नागार प्राप्त हुआ। लकड़ी का बना, लोहा और स्टील दोनों का होता है। अब मेरे यहाँ स्टील वाला है, अब बढ़िया है, ताला वाला मार के रखो, कोई चोरी ना कर ले है ना, लावण्या, ताला वाला मार के रखना बाबू, कोई चोरी ना कर ले। भाई मेरे यहाँ तो मेरे यहाँ है क्या? हाँ, मेरे यहाँ भी दोनों का है, मिट्टी का भी और स्टील वाला भी माँ बना के रखे। हाँ याद आ गया, मेरे यहाँ दोनों का है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में बार बार पूछता है, मोहन जोदड़ो का है सबसे बड़ा इमारत अन्नागार था। मोहन जोदड़ो का मोहन जोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत अन्नागार का अन्नागार था। अन्नागार के रूप में था। प्राप्त हुआ। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इसको दिमाग में वीवीआई करके रखना, ठीक है, दिमाग में मेरे बच्चों इसको वीवीआई करके रखना। एम
मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MVB आई, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा करके रखना, ठीक है। इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा करके रखना, ठीक है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछ लेता है ना, तो हम वहाँ से कैच कर लेते हैं कि चलो भाई ये क्वेश्चन डाल देते हैं ना, ताकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो क्या करोगे आप, कहाँ से लाओगे? हाँ, फरीन कौरी मेरे यहाँ तो है ही नहीं सर, ओ हो। चलो सब लोग पैसा इकट्ठा करो, है ना। चलो चलो चलो, है ना, जितने लोग हैं जुड़े हुए सब लोग पैसा जमा करो। फरीन के यहाँ पहले कोठी पहुंचाना है। चलो चलो चलो, जिसके पास भी कोठी नहीं है ना, एक नंबर दिया जा रहा है, सभी लोग उस पर पेमेंट करो, ठीक है। नौकरी लो, पहला सैलरी भेज देना, ठीक है। फिर फरीन के यहाँ फरीन के यहाँ अब खेत नहीं है। अब फरीन लालची होते जा रही है। फरीन को लगा चलो सर कोठी दे रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, चलो जमीन ही बोल देते हैं, कह रहे हैं खेत नहीं है। अब देखो फरीन अब ज्यादा हो रहा है खेत खरीद के तो ना देंगे चलो, मस्ती मजाक है एक तरफ, ठीक है। चलो, है ना। फरीन को भी लगा चलो ठीक ही है ना। मजे ही है। सर पहले कोठी खरीद के दें और फिर कोठी भरने के लिए खेत खरीद के दें, है ना। मेरे यहाँ दो है सर जी। अच्छा ठीक है, हिमांशु जरा ट्रांसफर कर दो, फरीन एड्रेस भेज देगी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है कोई एड्रेस मत दे देना अपना चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मस्ती मजाक वाली क्लास है ना। जीवन में हंसते मुस्कुराते रहो, कभी ज़्यादा डिप्रेस में टेंशन में नहीं रहा करो, ठीक है। होती क्या है ना, बच्चों के साथ यही समस्या है, स्टूडेंट के साथ ना बड़ा डिप्रेस लाइफ जीते हैं। और टीचर मैं बोला जोली, मैं जोली जोली LLB नाम देखे हो, अक्षय कुमार की फिल्म आई थी ना। तो मैं बड़ा जोली इंसान हूँ, हंसते मुस्कुराते पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं रहे, ठीक है। हंसते रहो, है ना, और हंसते रहो सर इस बार की पेमेंट फरहीन सिस्टर को देना। हाँ ठीक है तो फरहीन भी ओके कर दी है, रिंकी जमा कर देना है QR कोड ले लेकर के, स्कैनर लेके, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास आप सबको कैसा लगा, जल्दी आप लोग जल्दी इस कमेंट में बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, एक दो क्लास और चलेंगे, सिंधु घाटी फिर खत्म हो जाएगा। देखो, मैं चीज़ों को बड़ा कंपाइल ढंग से धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो स्पीड में स्मूथली लेके चला जाऊँ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप आर बार फुटबॉल हो जाओगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कुछ लोग 2 क्लास में खत्म करेंगे, कुछ लोग मेरे ऐसे लोग हैं जो 10 क्लास में खत्म करते हैं। पूछो क्यों? ये जो है ना, ये आप देख रहे हो ना, इस पे मेरी मेहनत लगती है, ठीक है। इतनी बारीकी से मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ, और बारीकी बारीकी बातों को मैं रखता हूँ ध्यान में रखकर, पिछले एग्जाम्स को मैं देखता हूँ, ठीक है। हरे सर जी, आप जैसे शिक्षक हो तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे। नंबर की तो चिंता ही नहीं करो, सिलेक्शन की बात करो, ठीक है। ये नंबर तो छोटी मोटी चीज़ है, तो नंबर वाली क्लास है वो अलग बात ही है ना, है ना। सिलेक्शन की बात किया करो, ठीक है। चलिए, आप सबको सेशन बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी।